क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहला ऑप्शन दिया है अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में कड़वे नहीं होते, खट्टे होते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो गलत होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है अम्ल के pH का मान 7 से कम होता है, तो हम देखेंगे pH स्केल जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH स्केल कुछ इस तरीके का होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जिसकी pH वैल्यू 7 होती है वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है। जिस पदार्थ की pH वैल्यू 7 से कम होती है वो होता है अम्लीय, और जिस पदार्थ की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो होता है क्षारीय। जिसकी pH वैल्यू 7 से जितनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी वो उतना ही अम्लीय होता जाएगा, और जिसकी pH वैल्यू 7 से जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो उतना ही क्षारीय होता जाएगा। किसी भी पदार्थ की अगर pH वैल्यू 0 है तो वो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, किसी की pH वैल्यू 14 है तो बहुत ज़्यादा क्षारीय है। अम्लीयता इधर से इधर बढ़ती है और क्षारीयता इधर से इधर बढ़ती है। 7 पर किसी पदार्थ की अगर pH वैल्यू 7 है तो वो उदासीन है, जैसे कि जल होता है। तो हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारा अम्ल का pH मान 7 से निम्न होता है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। आगे देखेंगे हम ऑप्शन, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। लास्ट देखेंगे हम, अम्ल हल्दी के साथ एक रक्तदान भूरा रंग उत्पन्न करते हैं, तो अम्ल हल्दी के साथ रेड कलर उत्पन्न करते हैं, न कि भूरा रंग। इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। पहला ऑप्शन है लोहे का संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। एक रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूसरा दिया है बर्फ का पिघलना एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तीसरा दिया है कांच के टुकड़े को कई टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो लोहे का संक्षारण एक रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। पहले हम देखेंगे उत्क्रमणीय क्या होता है। उत्क्रमणीय होता है किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बाद वह वस्तु अपनी पुनः मूल अवस्था में आ जाए। जैसे किसी भी चीज़ की हम अवस्था परिवर्तन कर दें, किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए और फिर दोबारा से वो उसी अवस्था में आ जाती है, ऐसी अभिक्रिया होती है हमारी उत्क्रमणीय। जैसे कि जब हम अमोनिया का वियोजन करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में टूटती है। अगर हम इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो फिर से हमें अमोनिया प्राप्त होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, जो हमें मूल अवस्था में प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसी रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है, और हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों डायरेक्शन में होती हैं, अनुत्क्रमणीय एक में ही होती है। तो लोहे का जंग लगना, अगर लोहे के ऊपर जंग लग जाती है तो पुनः हम उसे अपनी मूल अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लोहे का संक्षारण एक रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जंग लगना का एक फॉर्मूला होता है Fu2O3.XH2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, आप इसे याद रखना संक्षारण का। दूसरा दिया है हमें, तो देखो पहला ऑप्शन हमारा सही है, तो इससे केवल ए, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो बी तो हमारा होगा ही नहीं।
अब या तो बी सही है इसमें से, सी सही है, ये देखते हैं। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो ये एक भौतिक अवस्था होती है, इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। तीसरा देखेंगे, कांच के टुकड़े को कई टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। हम किसी भी कांच के टुकड़े को तोड़ के उसे पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कांच के टुकड़े को कई टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय होता है, हम पुनः किसी भी पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में। तो इसका जो आंसर होगा सही ए और सी होगा, तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा ए और सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नल से भरे सामान्य जल के एक बड़े कांच के पात्र में जब एक नींबू डाला गया तो वह नीचे डूब गया। निम्न में से कौन सी क्रियाएं इस नींबू को तैरने में सहायता करेंगी? नींबू कब तैरेगा? पहला दिया है हमें पात्र में और अधिक जल डालना होगा, दूसरा है पात्र में लवण डालना होगा। तो देखो, पहली अभिक्रिया में हमें कह रहा है कि कोई एक कांच का पात्र है और वो जल से भरा है और नींबू उसमें डूब जाता है, इसमें नींबू डूब जाता है। तो देखो, ऐसा किस लिए होता है? किसी भी वस्तु का डूबना उस द्रव में और जो पदार्थ होता है उसके घनत्व का जो अंतर होता है उस पर निर्भर करता है। इसमें क्या होगा कि जो पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व कम होगा और जो नींबू का घनत्व है वो ज़्यादा होगा। नींबू का घनत्व ज़्यादा होगा इस कंडीशन में। तो क्या होगा, नींबू इस पानी में डूब जाता है। जो किसी भी वस्तु का तैरना या डूबना उस पदार्थ और जो जिसमें वो डुबोया जाता है उसके घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। तो इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि ये जो नींबू है इसके ऊपर तैर जाए। देखो, और अधिक जल डालेंगे तो और अधिक जल डालने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नींबू का घनत्व ज़्यादा होगा, तो वो उसमें डूब ही जाएगा। अगर पात्र में हम लवण डाल दें, अगर जल के साथ हम इसमें लवण डाल लें तो जल जो है लवणीय विलयन बन जाएगा, मतलब लवणीय जल बन जाएगा हमारा। तो इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। लवणीय विलयन जो होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है लवणीय विलयन का, और नींबू का घनत्व कम हो जाएगा। तो नींबू हमारा यहाँ पे तैरने लगेगा ऊपर, नींबू का घनत्व कम हो जाएगा, कम हो जाएगा और जो लवणीय विलयन बन जाएगा इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, केवल और केवल बी। इसका राइट आंसर होगा बी, ना ए होगा, ना ए और बी होगा, ना ये होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का युग्म है? तो आइए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो आप इसे। रबी फसल जो होती हैं, रबी की जो फसल होती हैं कौन कौन सी होती है? रबी की फसल होती हैं गेहूं, सरसों, गेहूं, सरसों, इसके अलावा मटर, चना और जौ। ये जो होती हैं रबी की फसल होती हैं, और रबी की फसल जो बोई जाती हैं वो उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोई जाती हैं, उत्तर भारत में। तो हम इनसे देखेंगे। देखो, पहला ऑप्शन सही है हमारा, फिर हम देखते हैं। देखो, दूसरे में दिया है सरसों और धान। सरसों रबी की फसल होती है लेकिन धान खरीफ की फसल होती है। तो मैं आपको खरीफ की फसल भी बता देती हूँ। खरीफ की जो फसल होती है वो कौन सी होती है? मक्का, धान, इनसे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, कपास। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि धान खरीफ की होती है, तो दूसरा हमारा होगा नहीं। और तीसरा देखेंगे धान और मटर, तो धान भी खरीफ की होती है, ये भी नहीं होगा। ये मक्का भी खरीफ की होती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, गेहूं और सरसों। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो, ये बात मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताई थी। अम्ल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है नीले लिटमस को लाल करना, लिटमस को लाल करना। तो क्षार की प्रॉपर्टी होती है लाल लिटमस को नीला करना। तो इसमें से हमें जो ऑक्साइड बनेगा
कोई इनमें से कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाएगा उसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो नीले लिटमस को लाल करेगा। तो पहले हम देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है सोडियम। सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम इसकी जल से रिएक्शन करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है NaOH। NaOH एक क्षार होता है, तो क्षार की जो प्रॉपर्टी होती है वो लाल लिटमस को नीले करने की होती है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अगर मैं इस थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो हीलियम ये अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस कभी किसी से अभिक्रिया नहीं करती, तो इसका थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। आगे बात करते हैं हम कॉपर की। कॉपर की बात करूँ तो कॉपर भी एक क्षार बनाता है CuOH का होल ट्वाइस। तो फोर्थ ऑप्शन सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाएगा SO2। SO2 की जब रिएक्शन H2O से कराई जाती है तो हमें मिलता है H2SO3। इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। तो हमें पूछा है इनमें से कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है वो नीले लिटमस को लाल कर देंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सल्फर। बाकी हीलियम अक्रिय गैस होती है, सोडियम की प्रकृति क्षारीय होती है, कॉपर की भी प्रकृति क्षारीय होती है। किसी भी पदार्थ की प्रकृति देखने के लिए हम उसके ऑक्साइड की रिएक्शन जल से कराते हैं। अगर हमें क्षार प्राप्त होता है तो उसकी प्रकृति क्षार होती है, क्षारीय होती है। अम्ल प्राप्त होता है तो अम्लीय होती है। यहाँ जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो सल्फ्यूरस अम्ल होगा, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्रमशः क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों बढ़ जाएंगे, क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिम बिंदु घट जाएगा। हिम बिंदु बढ़ जाएगा किंतु क्वथनांक घट जाएगा, दोनों घट जाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, पानी जो नमक जो होता है, नमक एक अवाष्पशील पदार्थ होता है, अवाष्पशील विलेय होता है। अगर हम इसे जल में डालते हैं, अगर हम नमक को जल में डालेंगे तो क्या होगा, ये इसके अणुओं के मध्य जो जल के अणु होंगे और नमक के अणु, इनके बीच में और ज़्यादा आकर्षण बल उत्पन्न करेगा और स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल इनके बीच में उत्पन्न हो जाएगा। इससे क्या होगा, जल को वाष्पशील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका क्वथनांक तो बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है किसी भी जितने टेम्परेचर पर कोई चीज़ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज होती है, वो उसका क्वथनांक होता है। तो इन दोनों के बीच में इतना आकर्षण बल हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल हो जाएगा कि जल को वाष्प में बदलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन जो हिम बिंदु है वो घट जाएगा। तो दोनों बढ़ जाएंगे, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हिम बिंदु घट जाएगा, ये इसका सेकेंड आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरा है हिम बिंदु बढ़ जाए क्वथनांक, ये भी गलत होगा। दोनों घट जाएंगे, ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कॉलम ए और कॉलम सेकंड में दिए गए उन खाद्य पदार्थों से मिलन कीजिए। तो पहला है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, तो पहला हमारा फोर्थ से मिलेगा। दूसरा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमेशा दही में मिलता है, तो ए थर्ड से मिलेगा। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है और एस्कार्बिक अम्ल पालक में होता है, तो हमारा ए मिलेगा फोर्थ से। इसमें ए मिलेगा फोर्थ यानी डी। तो इसमें ए का डी, यही है ए का डी, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। बी देखेंगे हम। बी लैक्टिक अम्ल दही में होता है, बी लैक्टिक अम्ल दही में होता है, बी मिलेगा हमारा सी से, तो बी सी से, और यहाँ ए है तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारा ये है। दूसरा देखते हैं सी एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल हमेशा पालक से मिलाएंगे, तो सी हो गया ए। सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, तो डी हो गया हमारा बी से, तो डी वाला बी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, इनका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, और जो नहीं किया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं किया जाता, क्योंकि अम्लीय मृदा की ये क्या करता है, अम्लीय मृदा की पीएच में वृद्धि करता है। जो अम्लीय मृदा होती है उसकी पीएच वैल्यू में वृद्धि कर देता है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। अब ये भी ध्यान रखना, इन तीनों को इनका उपयोग किया जाता है। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इन तीनों को याद रखना। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर सकता है। जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में आगे ऊपर आता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और उससे नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर, आयरन और सिल्वर जिंक से हमेशा नीचे आते हैं। तो जिंक से नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके लवण के जो भी पदार्थ होते हैं उनसे धातु को विस्थापित किया जा सकता है। तो जिंक की जो टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है
तो इसका जो राइट आंसर होगा जिंको होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें चक्रवात से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत के निम्न राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी के किनारे होता है, इसलिए इसमें चक्रवात से प्रभावित होने की ज़्यादा संभावना होती है। राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश है।